हेलो एवरीवन। पर्यावरण परिस्थिति के अंतर्गत पहले पार्ट में हमने अब तक काफ़ी सारी नॉलेज को गेन कर लिया। आपका काफ़ी सारे टॉपिक जो बड़े टॉपिक थे रिवीजन हो गया। और रिवीजन का जो तरीका था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के माध्यम से, क्योंकि बुक से, नोट से, वीडियोस के माध्यम से आप वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों को जो पढ़ने का तरीका है वो ऑन एन एवरेज एक ही तरीके का होता है। लेकिन उन्हीं टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आप उस क्वेश्चन के सही आंसर जानते हैं, और जानते हैं तो उनको किस तरीके से आंसर करना है, इसको लेकर समस्या यदि आती है तो उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका एक रिवीजन कराया जा रहा है, ताकि यदि इससे किसी भी टॉपिक से किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कैसा पूछा जाएगा और आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो भी देने में सक्षम हो जाए। तो रिवीजन भी हो जा रहा है और क्वेश्चन आंसर का तरीका भी पता चल रहा है। तो आज का अपना टॉपिक, लास्ट हमने वनों को लेकर पढ़ा था, तो वनों से रिलेटेड लास्ट यहाँ पे टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आज का जो पहला टॉपिक होगा, अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व को लेकर अध्ययन करेंगे। तो यहां से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको हैं वो किस तरीके से पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, किन किन चीजों को लेकर पूछे गए हैं, तो उनका हम रिवीजन करेंगे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आया है 2016 को लेकर, एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, कौन सा है। तो यहां पर देखिए राजा के जी, यहां पर राष्ट्रीय पार्क को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, कौन सा, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहां का है, उत्तराखंड का है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का परिचय से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपका जो सही क्रम है वो क्या है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अर्कोट। तो यहां पर क्या होता है कि इस तरह की स्थितियां भी आपसे पूछी जाती हैं, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो यहां पे एक भौगोलिक स्थिति और जो स्थितियां हैं उनको भी आपको पूछा जा सकता है, उसकी भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय उद्यान उन किस राज्य में स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है जो सही सुमेलित है, इंतानकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में और गुइदी यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर उपस्थित स्थितियां हैं जो आप देख सकते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है इन राज्यों में स्थिति हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जब भी आप पढ़ें तो वहां पर इस चीज को ध्यान रखें कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इनको सुमेलित करने को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ से देखा जाता है वह है, क्या है। तो ये बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव की जो स्थितियां होती हैं उनका मूल्यांकन करना होता है, जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के संदर्भ में हम यहाँ पे एम स्ट्रिप्स का शब्द का प्रयोग करते हुए देखते हैं। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है वो था कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर देखिए कभी भी जो संरक्षण इत्यादि को लेकर, उनकी जनसंख्या इत्यादि को लेकर बहुत अधिक अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो जाता है तो उनका स्थानांतरण किया जाता है, या फिर अगर उनका एक विशेष क्षेत्र में किसी तरीके से उनकी संख्या में कमी आ रही तो भी उनका स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह क्या है। तो यहाँ पर पश्चिम और पूर्वी घाटों के बीच सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वो यहाँ पर इन दोनों के बीच की कड़ी है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की। तो यहाँ पर 10 वर्ष की अवधि के लिए, तो झारखंड में जो भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर यह योजना शुरू की गई है 10 वर्ष के लिए। महुआडार अभ्यारण्य झारखंड के जिस जिले में वह है लातेहार। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। देखिए दिवसों को काफी सारे दिवस हैं जो कि यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, पिछले भी लेक्चर में हमने देखा था और यहाँ पर भी अभी ये कंटिन्यू चल रहे हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, कैसे घिरे हुए हैं, घने जंगलों के माध्यम से घिरे हुए हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो 103 है, इनकी संख्या में कुछ वृद्धि हो चुकी है। इसके बाद भारत सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। किसी भी प्रकार की कोई भी परियोजना होगी, संरक्षण परियोजना होगी, उसका मूल उद्देश्य यही होता है जिस जीव के लिए है उसको संरक्षित करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना, उनको विलुप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित कहां है, नई दिल्ली में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां अवस्थित है, कर्नाटक में। पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किस संदर्भ में, जंगली हाथियों के संदर्भ में।
और बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में की गई, तत्कालीन बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड में स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर भी आपको लगातार पूछे जाते हैं। अब चलिए कुछ टाइगर जो रिजर्व भारत सरकार के हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कई तरीके के क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो इन रिजर्व्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, कहां पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक यहां पर बब्बर शेर का निवास कहां है? गिरवन में, भारत में एकमात्र, एशिया के संदर्भ में अगर कहें तो एकमात्र क्षेत्र है जो गुजरात में स्थित है। अब ये देखिए यहां पे जैव मंडल रिजर्व है, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उनका स्थापना किस वर्ष में हुई है वो दी जानकारी दी गई। तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आपको एक तो इससे होगा, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहां पर भी आपको पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनकी सूची कितनी है। तो अचनकमार अमरकंटक ये आपका 3835 वर्ग किलोमीटर है। कब स्थापित किया? 2005 में। उसके बाद अगस्त्यमलाई है। देखिए एरिया वाइज भी कई बार क्वेश्चन जो पूछा है, सबका एरिया नहीं पता करना है, हमें यह पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, बाकी सबके एरिया नहीं पता करने। ठीक है, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कितने हैं, कौन कौन से और किस कब स्थापित किए गए। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा स्थापित किया होगा, सबसे बाद में कौन सा स्थापित किया, सबसे नया कौन सा है, तो उसको भी यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पूछा जाता है। अगस्त्यमलाई कब स्थापित किया? 2001 में, 3500 वर्ग किलोमीटर है। दिहांग दिबांग 5111 वर्ग किलोमीटर 1998 में स्थापित किया गया। डिब्रू सैखोवा 765 वर्ग किलोमीटर का 1997 में स्थापित। ग्रेट निकोबार 885 वर्ग किलोमीटर 1989 में स्थापित। मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर 1989 में स्थापित। कंचनजंगा 2619 वर्ग किलोमीटर 2000 में स्थापित। मानस जैव मंडल रिजर्व 2837 वर्ग किलोमीटर 2000 में स्थापित। नंदा देवी 5860 वर्ग किलोमीटर 1960 में स्थापित। नीलगिरी 5520 वर्ग किलोमीटर 1986 में स्थापित। नोक्रेक 820 वर्ग किलोमीटर 1988 में स्थापित। पंचमढ़ी 4981 वर्ग किलोमीटर 1999 में। सिमलीपाल 4374 वर्ग किलोमीटर है और 1994 में से स्थापित किया गया। सुंदरवन को कब स्थापित किया गया? तो 9630 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 1989 में से स्थापित किया गया। कक्ष 12,454 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया है, 2008 में से स्थापित किया गया। इसी तरह शीत रेगिस्तान भी है जो 7,770 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 2009 में से स्थापित किया गया। इसके अलावा है शेषाचलम पहाड़ियां 4,755 वर्ग किलोमीटर 2010 में से स्थापित किया गया। और पन्ना 2,998 वर्ग किलोमीटर 2011 में स्थापित किया गया। अब इसमें एक चीज देखनी है, सबसे नई और सबसे पुरानी की स्थितियों को लेकर। अब यहां पर देखिए तो सबसे पुराना यहां पे कौन सा है? ठीक है, तो यहां पे देखिए 1989 है, 1988, 1986 है। आई थिंक सबसे पुराना 1986 का है नीलगिरी। सबसे नया देखें 2011 में है, पन्ना को स्थापित किया गया। इसी तरीके से सबसे बड़े एरिया की बात करें, देखिए कक्ष का 12,454 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम देखें 10,500 वर्ग किलोमीटर मन्नार की खाड़ी, दो सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो यहां पर आई थिंक सो सबसे जो छोटा यहां पर आपको दिखाई देता 820 वर्ग किलोमीटर नोक्रेक है। उससे भी छोटा डिब्रू सैखोवा 765 वर्ग किलोमीटर का एरिया यहां पर है। तो इस तरीके से सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे पुराने, सबसे नए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो आपको यहां पर हमने देखा। यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत जयमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया। अब ऐसे देखिए जितने स्टार लगा है वो सब के सब आपको यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो यहां पर देखिए यूनेस्को की सूची के अंतर्गत कौन कौन आता है? सुंदरवन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोक्रेक, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, अमरकंटक। तो यहां पर ये जो सारे हैं आपके जयमंडल रिजर्व, ये हैं आपके यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब बात करते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें से नहीं है नल्लामलाई। इसके बाद केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। भरतपुर जो राजस्थान में स्थित है, यहां की संरक्षित प्रजाति नहीं है। किसे संरक्षित नहीं किया जाता इस अभ्यारण्य में? तो शेर को इसमें नहीं रखा गया है। जयमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कैसा है? आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर। जयमंडल रिजर्वों में उनकी अवस्थिति का सुमेलन कीजिए। अब यहां पर देखिए
क्षेत्र दिया है, किस राज्यों में स्थित है, वो भी इस तरह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं और हमें यहीं पर इसे सीखना है। पढ़ा बहुत है लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछना है हमें ये पता करना है। अब देखिए यहाँ पे मानस कहाँ पे है, असम में है। नोक्रेक जयमंडल कहाँ पे है, मेघालय में है। दिहांग दिबांग आपके अरुणाचल में है। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है, केरल तमिलनाडु में है। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और यहाँ पे शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आए तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। देखिए इतने नहीं, और भी कई तरीके से इसे पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित रिजर्व क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। कितने को, तो यहां पर 18 में से 10 ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में सम्मिलित हैं। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से गारो पहाड़ियों का फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, नोक्रेक जैवमंडल रिजर्व। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया है, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है, आपको यूनेस्को के द्वारा। इसके अतिरिक्त भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में 2009 में किसे जोड़ा गया, कोल्ड डेजर्ट या शीत रेगिस्तान जो आपका उत्तराखंड में है, सॉरी हिमाचल में है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है किससे, तो राष्ट्रीय उद्यान को परिभाषित अर्थात सीमा कौन परिभाषित कर सकता है, तो विधान अर्थात कानून के माध्यम से वहां पर उसको परिभाषित कर सकते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है सीमित हस्तक्षेप की, सीमित जीवी हस्तक्षेप की वहां पर होती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में ध्यान रखिएगा कौन हस्तक्षेप कर सकता है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में, दिशा निर्देशों के अनुरूप। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, तो यहां पर जीव भार यानी जैसे कि लकड़ियां इत्यादि हो गई, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहां पर किस क्षेत्र में नहीं कर सकते, स्थानीय लोगों को अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों में आम लोगों को यहां पर इस तरह की कोई भी क्रियाकलाप करने की कोई अनुमति नहीं है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में है। हाथी परियोजना कब शुरू की गई, तो यह शुरू की गई थी फरवरी 1992 में शुरू की गई। जंगली गधों का अभ्यारण्य है, गुजरात में है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल और आसाम में। अभ्यारण्य या सैंक्चुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा फेमस है, आप जानते हैं इसके बारे में। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वो कहां है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। उद्धव पक्षी विहार कहां पे है, साहिबगंज में। अब देखिए यहां पे फिर से कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्यों के नाम दिए गए हैं, एक बार फिर से इसे सुमेलित करना है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, रोहला आपका हिमाचल प्रदेश में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके देखते जाइए, आपको मल्टीपल, आप एक ही चीज को पढ़ते हैं लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं वो एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग फॉर्मेट में क्रिएट करके पूछते हैं और आपका माइंड उस तरीके से तैयार होगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क अभ्यारण्य है वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से यहां पर हमने इसे देखा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए पूछे गए हैं, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सही सुमेलन करें। अब देखिए जैसे कि यहां पर दिया पक्षी विहार जिला, ठीक है, तो पक्षी विहार है नवाबगंज, पक्षी विहार है किस जिले में है, उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहां है, ग्रेटर नोएडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति का निवास किस राज्य में है, तो राजस्थान में ये पाए जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान का उनके राज्यों के साथ सही सुमेलन करें, एक और सही सुमेलन। अब किस संदर्भ में, राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और यहां पर पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के जिले में स्थित आपकी यहां पर है। इसके बाद राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची इस प्रकार सुमेलित करें। अब किस प्रकार कौन से राष्ट्रीय पार्क में कौन से जीवों को संरक्षित किया जा रहा है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बांदीपुर में किस लिए फेमस है, तो बाघ अभ्यारण्य।
काजीरंगा तो यहां पर एकल सिंह जो गैंडे हैं, सुंदरवन जयमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य ये भी है, और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। तो कौन सा अभ्यारण्य किस प्रकार के जीवों के संरक्षण को यहां पर देता है, किस लिए फेमस है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है, यहां भी बाघों के लिए संरक्षित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में स्थित है, राजस्थान अलवर जिला। इसके बाद सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पे पूछा गया, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। इसके बाद 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जनसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में। और साथ ही साथ यहां पर आपका नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान के 12 जिले में है। तो यहां पर वन्यजीव अभ्यारण्यों को लेकर भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पर्टिकुलर इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी स्थिति के आधार पर भी इसको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहां पर देखा जाए तो काफी सारे तरीके से यहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, जहां किन किन अभ्यारण्य के अंतर्गत यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर आपको चलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हैं और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, इसको लेकर यहां पर एक श्रेणी दी हुई है, एक सूची दी हुई है। तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर कार्बेट है उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्री सैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, कालाकांड मुंडई थुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, तदोवा अंधेरी महाराष्ट्र में, भद्रा कर्नाटक में, नमेरी आसाम में, पेंच महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और इसके बाद यहाँ पक्के अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, चंदौली और सीतानंदी छत्तीसगढ़, और सतकोशिया उड़ीसा में। तो काफ़ी लंबी एक सूची है, और इस सूची को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व को लेकर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये सूची टोटल यहाँ पे 32 तक पहुँच चुकी है, और ये अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर टाइगर को रिजर्व करने को लेकर भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बड़े यहाँ पे आरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं, और इसका कहते फ़ायदा भी देखने को मिला है। जो संख्या थी इनकी टाइगर रिजर्व की वो तेज़ी से बढ़ी है, और इसका फ़ायदा यहाँ पर कह सकते हैं जीवों के विलुप्त होने से बचाने के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी यहाँ पर और भी सारे हैं, इतने ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और भी है। यहाँ पे सूची देखिए तो यहाँ पे अभी काजीरंगा आसाम, अचानकमार छत्तीसगढ़, डंडेली अंशी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुडुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पराम्बिकुलम केरल, सहस्त्राद्रि महाराष्ट्र, कांबल तेलंगाना, वीआरटी कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद्र हिल्स राजस्थान, नवेगांव और नागजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, ओरंग आसाम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। एक दो और अभी लास्ट में ऐड किए गए हैं और उनको इसमें ऐड नहीं किया गया। सूची ये थे अपडेटेड थोड़ी सी नहीं है, तो यहाँ पर एक दो और देख सकते हैं। कामलांग यहाँ पर लास्ट में ऐड किया गया है, वैसे अरुणाचल आई थिंक सो एक अभी और भी ऐड किया गया, थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पे बाकी है। लेकिन फिलहाल देखें तो अभी 50 सूची आपको इसमें दिखाई देती है। 50 टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्षेत्रों वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यानों को घोषित किया जा चुका है। तो एक बड़ी संख्या में टाइगर को रिजर्व करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिए गए। चलिए और भी इसमें से क्वेश्चन अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व से आते हैं। जैसे कि भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? चिल्का। इसी तरह से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, बांदीपुर, मानस, सुंदरवन। तो वहां पे ऑप्शन हो सकता है 4 दे दी जाए, उसमें बताया जाए इसमें कौन सा नहीं है कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। भारत के टाइगर रिजर्व में से मिजोरम में अवस्थित है कौन सा? दम्फा।
सही सुमेलित करिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, राज्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे बुक्सा, पश्चिम बंगाल, दम्फा, मिजोरम, नमेरी, आसाम, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो सूची आपने देख ली उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक और है, जैसे बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, पेंच महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़। कांजीरंगा जाना जाता है, मूलतः गैंडों के निवास स्थान को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर जाना जाता है। इसके बाद देखें तो कुछ सुमेलित करने को लेकर दिया गया, अगेन से यहाँ पे अभ्यारण्य दिया गया, राज्य पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए है गर्म पानी आसाम, पाखल आंध्र प्रदेश और सरिस्का राजस्थान। यहाँ पर 3 राज्य अभ्यारण्य हैं और इन अभ्यारण्यों के अनुसार इन राज्यों की यहाँ पे एक सूची दी गई है। एक इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हैं जो सुमेलित करने को आते हैं। सुमेलित करने में कई बार आदमी गलती करता है, कारण क्या है, 1-2 तो पता होते हैं, लेकिन सभी चीजों के बारे में अगर गलतियां अक्सर हो जाती हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे जितने सुमेलित करने को लेकर भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उसको भी हमने यहाँ पे रखा है। अब एक क्वेश्चन है, आसाम में मानस अभ्यारण्य बाघों के लिए जाना जाता है। फिर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और जिला पूछा गया, कौन सा किस राज्य जिले में है? कान्हा मंडला में है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल, मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, मध्य प्रदेश। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, छत्तीसगढ़। अब एक और सही सुमेलित करने को पूछा गया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। कुछ इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमस है जिनके बारे में हमें पता होता है आसानी से, लेकिन कुछ अगर कभी बहुत नए पूछ लिए गए हैं जिसके बहुत हाईलाइटेड नहीं रहते हैं तो वहां पे समस्या आती है ऐसे क्वेश्चन को हल करने को लेकर। अब एक और देखिए, यहाँ पे एक और सही सुमेलित करने को पूछा गया कि पार्क तथा वन्यजीव अभ्यारण्य और सामने राज्य हैं। अब सही सुमेलित गण से आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ था? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। अब एक और सही सुमेलित करने को लेकर है, अगेन से राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिया गया। दाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फिर एक सुमेलित करने को दिया है, सही काल क्रमानुसार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और सामने दिया गया किस स्थापना वर्ष। मैंने पहले भी कहा था स्थापना वर्ष भी पूछे जाते हैं, कौन सा स्थापित किया गया। जिम कार्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974 और साइलेंट वैली 1980 में स्थापित किए गए आपके राष्ट्रीय उद्यान है। बस्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो उद्यानों को लेकर काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसको हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके में काफी सारी कह सकते हैं लेयर्ड हैं, कभी सुमेलित करने को लेकर है, राज्यों को लेकर है, स्थापना को लेकर है, क्षेत्रफल को लेकर है, और सबसे पुराना है, सबसे नया है, सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं। तो इस तरीके से और आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पे सामने सूची दी हुई है, मिलान करने को था और सही सुमेलन यहाँ पे देखिए बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, ओरंग अभ्यारण्य आसाम और साथ ही साथ ऊषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिले जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो ओरंग अभ्यारण्य जो कि आसाम में स्थित है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया कि चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, कहां पे स्थित है? केरल में स्थित है। उसके बाद सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है? गुड़गांव में। कहां? गुड़गांव में, गुरुग्राम में स्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार कारी किली, ठीक है, कौन सा? कारी किली, जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। कौन सा है? भूटान। कौन सा? भूटान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों है? इंग्लैंड में। क्यों नाम है? क्यों मतलब पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कौन सा उसका नाम ही है। विश्व का सबसे बड़ा जो वानस्पतिक उद्यान है उसका नाम ही क्यों है और स्थित कहां है? आपका इंग्लैंड में है। इसके बाद बुंदला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल या मैन एंड बायोस्फीयर
तंत्र में सम्मिलित किया गया वो कौन सा है? श्रीलंका में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुंदाला कहाँ पे है? श्रीलंका में है। तो कई बार इंडिया के बाहर भी वो पूछ लेते हैं। और किस आधार पे पूछते हैं? यूनेस्को ने कौन सी सूची में किसे अपडेट किया है? अपडेशन के आधार पे करंट को लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो करंट का जब वीडियो है तो करंट का वीडियो जरूर एक बार देख के जाइए, करंट जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जितनी भी अपडेशन अगर आती हैं वहां पे वो जरूर उसमें सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए कुछ वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में यहाँ पर जो वैकल्पिक ऊर्जा आती है और उस वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत आते हैं, उन स्रोतों के कारण जो चीज़ें डेवलप होती हैं या परेशानियाँ होती हैं या चीज़ें विकसित होती हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये पहल कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 2024 तक के लिए ये बनाया गया या घोषित किया गया, पहल प्रारंभ की गई। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव। दमन दीव के बारे में सुना है ना, दमन दीव आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें जो दीव है वो आपका कौन सा हो? 100% सौर ऊर्जा संचालित हो गया है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वो है सौर शक्ति उत्पादन के विकास में। आप सौर शक्ति उत्पादन का कितना विकास करके आप अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसके बारे में है। इसके बाद शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। इसके बाद ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत बताना है, तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शन पूछे गए होंगे, जिसमें से जो ऑप्शन आपका बचा है नवीनीकरण स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर, पवन, ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। किस तरीके के? ये सारे के सारे कैसे उदाहरण हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य से हमें प्राप्त होती है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार सौर ऊर्जा है। सूर्य के द्वारा बड़ी मात्रा में आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम देखें, जिस हम अक्षांश देशांतर के मध्य अवस्थित हैं, एक सूर्य की एक लंबे समयावधि तक आपको ये सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग करके आप अच्छे खासी मात्रा में अपनी अन्य कह सकते हैं जो जीवाश्म ईंधन है उसमें कमी लाई जा सकती है, और उसके कारण प्रदूषण में भी आप कमी ला सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा, जो सभी व्यक्ति, जीव, पौधे, जीव जंतु सभी के द्वारा जो यूज की जाती है वो मूलतः सौर ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने वाली जो तकनीक है उसको कहते हैं हम फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, क्या है? सौर सेल है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्या नहीं है? यूरेनियम। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया। क्या गठन किया गया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। अब इस तरह के जो बोर्ड गठन किए जाते हैं वो पर्टिकुलर उससे संबंधित नई तकनीकों, उसके प्रयोग, नियम, कानून इत्यादि को लेकर वहां पे चीजें विकसित करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। एक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन स्थित है और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्जा संकट से तात्पर्य क्या है? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, और इसीलिए हम वैकल्पिक ऊर्जा की ओर जा रहे हैं। यदि ये समाप्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास ऊर्जा के कौन से संसाधन होने चाहिए? कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत है। सौर शक्ति,
जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अवशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वो क्या है? सौर शक्ति है। सबसे बड़ी मात्रा में, जैसे मैंने कहा, भारत की अवस्थिति, भौगोलिक जो अवस्थिति है उसके तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक सौर ऊर्जा की बड़ी स्थिति है। हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी इसी तरीके से नेतृत्व करते हुए ऐसे देशों को इसमें सम्मिलित किया है और सौर ऊर्जा को प्रयोग करने को लेकर वहां पे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वहां पे कई सारे आपको कथन दिए गए होंगे, जिसमें से जो कथन सही था, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्के से भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा के द्वारा हम बायोडीजल को यहाँ पर उत्पादन करते हैं। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है किसमें? हरित ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जेट्रोफा है और इस तरह की जो फसलें हैं उसको भारत सरकार के द्वारा और वैश्विक स्तर पर भी यहाँ पे बढ़ावा देने की भी बात की जा रही है। पाइन करंज फर्न से भी किण्वनीकरण करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन के स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल के रूप में की जाती है वह क्या है? मक्का। मक्का को जो होता है एथेनॉल के रूप में हम उसकी खेती का प्रयोग करते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं प्रदूषण, क्योंकि एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो एनवायरनमेंट जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित है और वहां पे प्रदूषण के कारण प्रभावित है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं। अब सही सुमेलित करने को लेकर कहा गया, खनिज जो समाप्त होने योग्य है, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और वन अपरोपण वर्षा के द्वारा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैव मूल एयर फास्ट एस्फाल्ट या बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई, इस पदार्थ का क्या महत्व है? तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता है और बायो एस्फाल्ट जैव अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना और पारिस्थितिकी के अनुकूल इनका कार्य किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन इसी से पूछा गया कि बायो एस्फाल्ट या डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीनीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, तो गैर पेट्रोलियम आधारित होता है। ठीक है, तो बायो एस्फाल्ट क्या है? गैर पेट्रोलियम पदार्थ है और इसका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं? जो डामर आप बिजली सड़कें में डालते हैं उसकी जगह पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं सड़कें बिछाने के रूप में। चलिए एक टॉपिक और हमने फिनिश कर लिया। तीसरे टॉपिक की ओर आज बढ़ते हैं। प्रदूषण एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रदूषण के कारण, और प्रदूषण कई तरीके के होते हैं और इनके कारण कई तरीके की परेशानियां भी होती हैं और इनको लेकर काफी सारे क्वेश्चन पिछले काफी सालों में यहां पर डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रदूषण को लेकर किस किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। इसके बाद जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व विभिन्न निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। किस लिए? वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के दृष्टिकोण से। एक और सही सुमेलित करने को लेकर इससे क्वेश्चन पूछा गया प्रदूषण को लेकर, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है सामान्य प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ और दूसरी तरफ उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। जैसे कि यहाँ पे लिपस्टिक यूज किया जाता है महिलाओं के द्वारा एक सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर, तो यहाँ पे जो होता है सीसा इसमें पाया जाता है। दूसरा, शीतल पेय जो आप पीते हैं उसमें आपको ब्रोमिनिल वनस्पति तेल पाई जाती है। इसके अतिरिक्त चाइनीज फास्ट फूड जो आप खाते हैं उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि आपकी कह सकते हैं कि मस्तिष्क के संदर्भ में यहाँ पर खराब होती है, आपकी क्षमता को यहाँ पर प्रभावित करती है। इसके बाद यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन है और कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी कौन सी है? जैवोपचारण अर्थात बायो रेमिडिएशन को हम यहां पर जो निम्नीकरण की प्रक्रिया का संवर्धन करने और प्रदूषण को स्वच्छ रखने की तकनीक के संदर्भ में करते हैं। जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किस संदर्भ से उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम इनका उपयोग कर सकते हैं और जो कहते हैं कि पर्यावरण जो प्रदूषण की स्थिति उसे कम करने के संदर्भ में। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जो होते हैं उसका मतलब है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण।
वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। तो यहां पर इससे रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं और कई तरीके के क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया, जैव विघटित प्रदूषक है, कौन सा है? वाहित मल होता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक, अर्थात जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं या पर्यावरण एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं या विघटन जिनका हो जाता है, उनकी बात की जा रही है। इसी तरह से कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत वायु प्रदूषण। जब भी इनके जलेंगे तो जो भी धुआं होता है वो आपको निकलता है, वायु में मिलता है और उसके कारण जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। स्मोक की प्रॉब्लम आती है आपको, फिर सांस लेने में आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं वायु प्रदूषण के कारण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों का या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण की स्थिति कहते हैं। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, कौन सा? एक प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानव जनित है। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन से हैं? जैव अपघटनीय प्रदूषक जिसको जो सीवेज होता है वो आपका जैव अपघटनीय होता है। दूसरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जिसको हम स्मॉग कहते हैं, शब्द बना है स्मोक और फॉग से, ठीक है। जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पेरॉक्सी एसिटेल नाइट्रेट से बनता है। क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता है। सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को क्या कहते हैं? भूरी वायु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकाश रासायनिक धूम का बनना जिसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। क्या परिणाम निकल के आता है जब इस प्रकाश रासायनिक धूम बनता है? तो यहां पर देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पेरॉक्सी एसिटेल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों के से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है। कौन कौन से प्रदूषक बनाती है? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। ओजोन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यहाँ पे यानी PAN बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें बनती हैं वो इस तरह की प्रक्रिया के पश्चात यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पे प्रदूषण को लेकर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके उत्पन्न करने, अभिक्रिया को लेकर और साथ साथ प्रभाव को लेकर, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नेग्लेक्ट कुछ भी मत करिए, जब भी आप पढ़ें तो संपूर्ण तरीके से पढ़ें। उसके किस कारण से उत्पन्न होता है, वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उससे किस प्रकार के रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से दोनों शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है? सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक शामिल होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यह गैस वायु के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है भूरे रंग की तीखी गैस होती है। कैसी गैस होती है? भूरे रंग की तीखी गैस होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इससे आया, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को लेकर काफी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक है आपका नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके क्या बना लेती है? O2 है, एक अणु शामिल करेगी तो O3 हो जाएगा और O3 क्या होता है? ओजोन होती है। इसके बाद परऑक्सल मूलक या
तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर के निर्माण क्या करते हैं, पैन का पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। दोनों चीज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से मिलेंगे तो ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेंगे तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन। नेक्स्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का विकास कम हो जाता है। यह कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को भी बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह क्या है, पैन, ठीक है। पैन यानी कि पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना भी कौन पैदा करता है, पैन। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं, वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना देती हैं। अधिक धूम्र कोहरे तथा स्मॉग के निर्माण से घट जाती है, क्या दिख जाती है, दृश्यता। जब स्मॉग होता है तो आपको क्या होता है, बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है, जेट उड़ान में, ठीक है। इसके बाद किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को क्या कहते हैं, ध्वनि। अब यहां पे ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं, किसके द्वारा, ध्वनि प्रदूषण द्वारा। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, सोनिक बूम की स्थिति कहते हैं। सोनिक बूम को कौन व्यक्त करता है, मैक इकाई कहते हैं। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को क्या कहा गया, मैक। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, कैसी है, तो एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक के रूप में हम इसे जानते हैं। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीजन के साथ हो जाता है क्या, मिश्रण करती है और यह बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, क्या नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक की स्थिति कहते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक। इसके बाद PAN ओजोन तथा स्मॉग हैं, क्या है, ये सारे चीजें द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सारे प्रदूषकों की श्रेणी भी आपको याद रखनी है। इनको लेकर भी देखिए यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है मोटर वाहनों से निकलने वाली एक प्रमुख गैस है। इसके बाद वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित जो करती है वो कौन सी है, लेड यहां पर होती है। और यहीं पर जो BS मानक अपडेट किए जाते हैं उसमें इसी की मात्रा को कम करने की बात की जाती है। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड, जो आवाज बहुत होती है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए यहां पे लेड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। और वो सब क्या है, लेड। लेड एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो कि आपको कई तरीके से आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, मौत उत्पन्न कर सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके वायु प्रदूषण रक्त धारा को सीमित कर सकता है, ऑक्सीजन की पहुंच नहीं हो पाएगी और उसके कारण आपकी दम घुटने से मौत हो सकती है। इसके बाद वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही कह सकते हैं कि आपके लिए विषैली गैस है और आपकी जीवन के संदर्भ में यहाँ पे ये आपके जीवन को खत्म भी कर सकती है, मौत का कारण भी बन सकती है। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक वो कौन सा है? वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक। तो इस तरीके से यहां पे हमने प्रदूषण से संबंधित एक क्वेश्चन, एक श्रेणी और भी देख ली। अब यहां पर कुछ सूचकांक, कुछ अलग तरह की श्रेणियां जो विकसित की गई हैं, उनके निवारण संबंधी जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर भी आप एक काफी सारे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? लंदन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने, पोतों से होने वाली समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। और यह सारा कार्य किस संस्थान के जिम्मे में है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान के जिम्मे में है और इसका जो मुख्यालय वो कहां है? लंदन में है। इसके बाद जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। क्या? कौन? अवायवी जीवाणु के द्वारा। जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है, क्या हो जाती है? गैस वाष्पीकृत हो जाती है। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाया गया? विभिन्न क्षेत्रों में कई अलग अलग तरीके के प्रदूषक पाए गए। कहीं पर आर्सेनिक, कुछ जगहों फ्लोराइड तथा यूरेनियम जैसे पदार्थ आपको पानी में मिल रहा था। जल प्रदूषण की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है। नौकनी संरक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण। यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, और परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप इसकी संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है? कुबड़ पीठ होने की संभावना इस कारण से आपको बढ़ जाती है। इसके बाद पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नौकनी संलक्षण कहते हैं। यदि आपके पैर या कि आपके आसपास कहीं किसी क्षेत्र में पैर मुड़े हुए स्थितियां आपको लगातार देखने को मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति सिर्फ होती है जब उच्च फ्लोराइड संग्रहण की स्थिति होती है, पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो नई पीढ़ी आ रही है या लगातार जो सेवन कर रहे हैं, उनके पैरों में इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि, उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादक प्लविकी होते हैं, उत्तरजीविता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और ऐसा सब क्यों होगा? जब महासागरों के अम्लीकरण के कारण होगा। जब महासागर में अम्लीकरण अर्थात ज्यादा होगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति जब भी हो तो ये सारी स्थितियां आपको महासागरों में देखने को मिलेंगी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन को उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है, क्या आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1987 में लागू किया गया, अर्थात 97 में यूरो मानक 2 को लागू कर दिया गया। यूरो मानक उत्सर्जन को लेकर यहाँ पर सीमित किया जाता है, प्रदूषण को भी वहाँ पर नियंत्रित करने के, जो वाहनों से निकलने जो वाहन होते हैं वो कितना उत्सर्जन प्रदूषकों का कर सकते हैं, किस मात्रा में किसका कर सकते हैं, उनको लेकर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की गई थी माशेलकर समिति के द्वारा। उसके बाद भारत में BS4 मानक, वो 2, 1, 2, 3, 4 मानक आपको वर्तमान BS6 मानक लागू किया जा रहा है वर्तमान समय में। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी कि वह 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है। क्या अपना सकता है? सीधे यूरो 6 को अपना सकता है। BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 से।
यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल सल्फर की मात्रा होनी चाहिए कितना 0.05 या इससे कम की मात्रा में यहां पर आपको वाहनों में या जो भी डीजल इत्यादि उसमें सल्फर की मात्रा होनी चाहिए। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करता है। यह गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विचार किया जाता है। किसका किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे आपकी वायु गुणवत्ता सूचकांक को निर्देशित करते हैं कि किसकी मात्रा कितनी प्रदूषित हो गई है, किन शहरों में की स्थिति कैसी है। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार बनाया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषक इसमें सम्मिलित किए गए हैं। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है। यहां पर अक्टूबर में जारी किया, यहां पे अब ये हर वर्ष यहां पे जारी किया गया, 2014 से ये लगातार जारी किया जाता है। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए संख्या 1 और रंग 1 विवरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय कि इस पहल को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो यहाँ पर एक कलर रेड, ग्रीन, येलो, इस तरीके से कलरों का यूज किया गया है। तो वहां पर और उसके आधार पर बताया जाता है कि कितनी मात्रा में अगर आपके पास स्थिति है, क्या जो पदार्थ हैं या कौन से प्रदूषक तत्व हैं वो पाए जाएंगे, तो आप किस श्रेणी में आएंगे। रेड किस श्रेणी में, अर्थात बहुत ज़्यादा सांस लेने योग्य आपकी वायु वहाँ पर आपके शहर की नहीं है। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरोमिक डिस्क स्तरित होती है। ये क्या है? आपका पैलेडियम। इसके बाद कथन कारण करके भी आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कथन ए दिया हुआ है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। दूसरा, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर देखिए ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो भी उर्वरक आप प्रयोग करते हैं वो उर्वरक फसलों के रूप में और उसमें सम्मिलित होता है अनाजों में। उसी अनाज को जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारी बॉडी में होता है और बॉडी में जाने के बाद वो अलग अलग तरीके के आपके ऑर्गन फेलियर का भी काम करता है और ये आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है इससे। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को नष्ट करते हैं और मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उन्हें नष्ट क्या करते हैं? मृदा के सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देते हैं। इसके बाद भारत के निम्न जिस महासागर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वो कौन सा है? दिल्ली। यहां पर जिस महानगर में, ठीक है, भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट होता है वो दिल्ली में है। दूसरा, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है, क्योंकि उनमें पर्यावरण के निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो जाते हैं और ये एक बड़ी समस्या है। इसके बाद रासायनिक, जैविक, फोटोवोल्टिक प्रक्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाली कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि अब नैनो कण भी चिंता का कारण बन सकती हैं। क्यों? बहुत छोटे होते हैं, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं। दूसरा, जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं और मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। और इस स्थिति के कारण जो नैनो कण हैं वो की समस्याप्रद स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जल संरक्षण को लेकर, क्योंकि जल संरक्षण वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा बहुत सीमित है, खासकर पीने वाले पानी की, मीठे जल के स्रोतों की भी कमी हो रही है, संख्या बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में जल प्रदूषण की स्थिति भी बढ़ी है और इस कारण से जल के संरक्षण की हमें और भी ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण वर्ष 2009 में इसके लिए गठित किया गया। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया, कब? 1974 में। फिर इसके बाद बनाया गया
विश्व जल संरक्षण दिवस इसके लिए घोषित किया गया, जो कि हर साल आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद जैविक संसाधन नहीं है, क्या नहीं है, तो शुद्ध जल एक जैविक संसाधन नहीं है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया है। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। किसका? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। इसके बाद वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। इस तरीके से नदियों के पानी को संरक्षित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर, न सिर्फ सरकार की बल्कि हर एक व्यक्ति की। उद्योगों को वहाँ पर नदियों के किनारे जिस तरीके से दोहन अपशिष्टों का प्रवाह करते हैं, उसके कारण आपकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? फरवरी 2009 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया नमामि गंगे कार्यक्रम। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया। NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट अशोधित सीवेज जल से मुक्त दिलाए वर्ष 2020 तक, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया था राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है कौन? राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है वो है क्लोरीन। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। कैसे हो जाते हैं? बहुत मांसल, नुकीले और कांटे जैसे कठोर, मोमी पर्ण, लघुपर्ण या पर्णहीनता, पर्ण की वजह से कांटों में तब्दील हो जाने की स्थितियां आपको मरुस्थलीय वनस्पतियों में आप देख सकते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जलहानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? तो किस लिए हो सकता है? नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों के इस्तेमाल। इन सारे कारणों से जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन्स हैं उनका वहां पे ह्रास हो रहा है, उनकी संख्या में आपको ह्रास देखने को मिल रहा है। इसके बाद IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। किसे? गैंगेटिक डॉल्फिन को। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाई कैच। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका। प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका, इसको भी ध्यान रखें। तो क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से क्या क्या पूछ सकता है। आप क्या पढ़ रहे होंगे अभी आपको इससे आइडिया हो जाएगा, और एग्जाम से पहले अगर हो जाता है तो भी हमारे पास चांस होता है कि हम अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके उसके लिए तैयार होके और फिर एग्जाम देने जाएं। अगर ऐसा होता है तो आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1997 में। कब? 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन को यहां पर भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया जा चुका है। चलिए और भी क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ है देखिए, लेकिन विविध में आ गए हैं। विविध जब भी आता है तो क्या होता है? सिलेबस की समाप्ति, चैप्टर की समाप्ति। तो लास्ट के आई थिंक सो इसके बाद एक पेज और है, तो 2 पेजेस हैं, पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश भर में उसका प्रभाव कहां होगा? शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्प्रचक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी के व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल के प्रयोग को लायक बना सकती है। किस लायक? पीने योग्य। इसके बाद 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई और इस कार्य योजना का एक भाग था राष्ट्रीय जल मिशन। इसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एसेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में पेयजल संख्या प्रदूषण है, कोलकाता में सर्वाधिक यहां पर देखने को मिलता है।
जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से भूमिगत जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मों को निष्क्रिय या नष्ट किया जा सकता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करके हम यहाँ पे जो कि जल को शुद्ध करते हैं उनका विनष्ट कर सकते हैं, हम उसे शुद्ध बना सकते हैं। परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? तो 1993 में प्रारंभ किया गया। यमुना कार्य योजना, गोमती कार्य योजना और 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 में। ये लगातार आयोजित होते रहते हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसको। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसकी? यमुना की। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है या राष्ट्रीय जल पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। तो जल संरक्षण को लेकर देखिए काफी सारे क्वेश्चन, क्योंकि लगातार इसको लेकर समस्याएं रही हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंतिम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनमें गंगा होकर बहती है। इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, वह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो कौन से हैं? तो भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिचोला राजस्थान को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की झील शामिल है, बिंदुसागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम सम्मिलित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना को। चलिए, तो यहाँ पर मोस्टली जल संरक्षण को लेकर हमने काम फिनिश कर लिया। अब लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो विविध टॉपिक से होते तो हैं लेकिन उसे इंक्लूड करना रह जाता है या किस में इंक्लूड किया जाए ये समस्या आती है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम विविध के अंतर्गत रख के पढ़ते हैं। तो अंतिम विविध से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट के सिलेबस को समाप्त करेंगे। 2 वीडियो में आपका पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के साथ साथ क्या हो गया कि आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कितने तरीके से पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है उस तरीके से आपको ये तैयार हो जाता है। चलिए, लास्ट के कुछ क्वेश्चन। जैसे हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो इसको लेकर थीम बनती है और थीम को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी किया जाता है जिसे वो किस नाम से जानते हैं हम? एग मार्क, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, इसकी स्थापना 1983-84 में की गई दक्षिण गंगोत्री की। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है और जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई। तो अंटार्कटिका में भारत के जो शोध कार्य हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना कौन सी है? एजेंडा 21। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान स्थापित की गई एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है सतत विकास। ये हम सतत विकास के पहले लेक्चर में ये सारा कुछ हम और आप पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन ही हो रहा है। तो चलिए आते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर, अंतिम पेज पर और अंतिम कुछ प्रश्नों पर। जैसे कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त होता है, किसका प्रयोग करते हैं हम? सीता अशोक का। एजेंडा 21 समझौते में सम्मिलित हैं, कितने हैं? 4। यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है या राज्यों को रासायनिक आयुध के खाते के विरुद्ध सहायता व संरक्षण प्रदान करता है। क्या? रासायनिक आयुध निषेध संगठन। इसके बाद इस समय उन 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं।
विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करता है OPCW के देशों के द्वारा। हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है वन आच्छेदन की पुनर्प्राप्ति, संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर होता है। इसके बाद प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वो है पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान में स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के संदर्भ में। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से। प्राकृतिक आपदा राशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक बनाया गया 1990 से 99 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सिएरा लियोन में। जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। जिसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है मोंटाना। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकर हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत सूचित है साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और एरोसोल। भारत में पूर्व संवेष्टित वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वो कौन सी है? संगठनों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हैं, पोषण विषयक सूचना और शाकाहारी मांसाहारी, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद जो भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट इकोलॉजी अव्यक्त है MS स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा, लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं, शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। यह सारा काम किस सोसाइटी के द्वारा किया जाता है? तो वो है बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा ये सारे कामों को संपन्न कराया जाता है। इसके बाद सदाबहार फल वृक्ष कौन सा है? तो इसका नाम है आपका लोकाट। मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है कहां? कैगा तथा कल्पक्कम में। मौसम, इसके बाद देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ? प्लेस्टोन युग में। यदि आम ग्रामीण क्षेत्र में से होकर गुजरते हैं आपको यह देखने को मिलता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने तथा पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। तो ऐसे पक्षी क्या कहलाएंगे? यहाँ पे इनको हम साधारण मैना इनको बोलते हैं। इस तरह के पक्षियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यह हिमालय के दक्षिण में उच्च उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। इसे क्या बोला जाता है? चित्रिक वलाक। इसके बाद तिब्बत के पठार, भूटान, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है। पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई की फसल के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। इसका नाम क्या है? काली गर्दन वाला सारस। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ है, सर्वभक्षी है, सब कुछ खाता है, लेकिन मुख्यतः शाकाहारी के संदर्भ आप कह सकते हैं। और जब शाकाहार नहीं मिलेगा तो आदमी फिर कुछ और भी खाना शुरू करेगा अपनी भूख को मिटाने को लेकर। शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है वो है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों की प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। भीतरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी चैप्टर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, रिवीजन हो गया शॉर्ट फॉर्म में। आई थिंक दोनों वीडियो को अगर मिलाकर भी देखें तो मैक्सिमम आपका 2.5 घंटा जाएगा और 2.5 घंटे में आपने पूरे 8 से 10 जो भी चैप्टर जितना भी हो, जितने भी टॉपिक हैं वो आपका रिवीजन हो गया। दूसरा फायदा आपका यहाँ पे ये हुआ कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारी चीज़ों का रिवीजन हो गया है, जो कि एग्जाम के समय सबसे मस्ट होता है। आपकी एक प्रैक्टिस हो गई किस तरीके के क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं, क्या उसका आंसर आपको आता था, नहीं आता था तो उसका आंसर क्या होगा। तो रिवीजन हो गया आपका। अब एग्जाम आ गया है, एग्जाम समय से पहले जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। तो गुड लक फॉर द एग्जाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य चीज़ों को लेकर। थैंक यू।